सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स का वीकली लाइव मॉक टेस्ट नंबर 13। लगभग सारे के सारे मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं और आप सभी लोग उन मॉक टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं और वो वीडियोज़ आपने हमेशा से सारी देखी हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो रहने वाली है। पूरा आपको एनालिसिस करके बताएंगे और लेवल भी हम थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे कि इस क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या इस प्रीवियस ईयर के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी एडिशनल जानकारी पहले भी से भी देता रहा हूँ और अब की बार भी दूंगा। अब की बार थोड़ा सा ड्यूरेशन छोटा रखेंगे, थोड़ा सा जल्दी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इस मॉक टेस्ट को। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ गाँव में, और तो उससे पहले ही मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। तो देखेंगे एक बार मेरे भाई। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करेंगे। ये मॉक टेस्ट सैटरडे दोपहर 12 बजे से लेके मंडे दोपहर 12 बजे तक लाइव रहता है द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे, और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से कराया है। आप उनके प्रोमॉक्स में भी इनरोल कर सकते हैं, तो काफ़ी सही रहता है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो वीडियो सोल्यूशन है इंग्लिश पार्ट का वो मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, सो इट वॉज मी हु सेव्ड द लाइफ ऑफ दैट ड्रोनिंग चाइल्ड। जैसे ही आप देखोगे ना मेरे भाई, तो फटाफट से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या एरर हो सकते हैं। सबसे पहले इट आपका सब्जेक्ट है। इट क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आपकी बेसिकली क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और क्योंकि वॉज आपकी वर्ब है, जितनी भी बी की फॉर्म्स आती हैं ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। बी की फॉर्म के बाद में अगर प्रोनाउन कम यूज करें तो उसके बाद में मेरे भाई आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। ऐसा क्यों करते हैं, समझने का प्रयास करना। अगर ये वॉज वर्ब है, जैसे कि एक बार समझना, जैसे मैंने लिखा राजेश इज अ टीचर। राजेश एक टीचर है, तो हम यही तो कहना चाहते हैं अल्टीमेटली कि राजेश बराबर अ टीचर। यानी कि अगर हम इज एम आर वॉज वर अगर ऐसा यूज करते हैं तो इसका मतलब है ये बराबर है। तो यहां पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर ये, तो ये तो सब्जेक्ट है, तो इसके बराबर में अगर यहाँ पे हमें कुछ लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, अल्टीमेटली सब्जेक्ट होगा। तो क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर होती हैं तो इट बराबर ये, तो इट तो सब्जेक्ट है, अगर ये इसके बराबर है तो आई लिखना पड़ेगा ना कि मी। इट वॉज आई, इट इज आई, इट वॉज आई। ये जब भी हमें लिखना होता है तो ये हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है ना कि भाई किसने लाइफ बचाई थी, बताइए किसने लाइफ बचाई थी, तो इट वॉज आई। सो आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इट वॉज राधिका हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वो राधिका थी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम इट का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये भी मन में आ सकता है कि सर ह्यूमन बींग्स के लिए इट क्यों आ रहा है। तो जब भी आइडेंटिफाई करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के लिए इट का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आके गेट खटखटाता है, आवाज आई खोलिए, बगल में से किसी ने पूछा कौन है, तो मैं क्या कहूंगा, सी इज राधिका या इट इज राधिका। तो क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो इट इज राधिका। जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को, इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो इट की जगह पे हम दिस लगाते हैं। इसलिए आपने अक्सर करके देखा होगा कि जब हम किसी को फोन करते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज प्रशांत सोलंकी मोबाइल पे, बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस वहां पे कर रहा हूं। सो इंट्रोडक्शन के लिए दिस का यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए इट का यूज करते हैं। अब मैं आइडेंटिफाई तो नहीं कर रहा हूं खुद को, ये देखिए मैं प्रशांत सोलंकी हूं, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं नहीं, आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। सो इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस बोल देते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए इट बोल देते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज और समझना, जैसे यहाँ तो चलो वॉज है तो आई के साथ भी वॉज आता है, इट के साथ भी वॉज आता है, लेकिन मान लीजिए इट आ रखा है, सो इट इज यू लिखेंगे ना कि इट आर यू, क्योंकि सब्जेक्ट अल्टीमेटली इट है ना कि ये। तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखनी चाहिए। ठीक है, आगे आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा हु। समटाइम्स कई बार आपको ना कुछ लोग यहाँ पे दैट लिख के और यहाँ पे मी लगाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी करेंगे कुछ लोग कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में हुम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, फिर कहेंगे कि यहाँ मी आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये भी एकदम रेडिकुलस सी बात है। ठीक है, आपका नॉमिनेटिव केस ही आता है ना कि सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सॉरी नॉमिनेटिव केस ही आता है ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव एक होते हैं, एक्यूजेटिव और आपका ऑब्जेक्टिव एक होते हैं। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट है तो सेव्ड आ जाएगा। सेव्ड क्यों आया, क्योंकि वॉज पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है तो ये भी V2 आ गया। क्या सेव करा था, द लाइफ, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। किसकी लाइफ, तो ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है दैट ड्रोनिंग चाइल्ड। चाइल्ड नाउन है, ड्रोनिंग आपका क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव है। अब देखो दो आपकी वर्ब होती है, एक होता है ड्रोन कर जाना और एक होता है सिंक कर जाना। सामान्यतः जब चीजें डूबती हैं तो सिंक करती हैं, वस्तुएं सिंक करती हैं,
और जब कोई डूब के मरता है तो वो ड्रॉन करता है, ठीक है। सो अगर मैं ये कहूं कि द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स और ड्रोन्ड इन द ओशियन, तो गलत हो जाएगा। तो हमें बेसिकली इसमें क्या कहना चाहिए, सैंक कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए, क्योंकि शिप डूबेगी। बट हम अगर किसी बॉय के लिए कहेंगे कि द बॉय सैंक इन द ओशियन, गलत है, द बॉय ड्रोन्ड इन द ओशियन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो ड्रोन बेसिकली कौन करता है, जो वस्तुओं मतलब व्यक्ति होते हैं जो डूब के मरना बराबर ड्रोन करना, सिर्फ डूब जाना बेसिकली सिंक। सिंक V1 होती है, सैंक V2 होती है, संक V3 होती है, और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म संकन होती है, ठीक है। सो इट्स अ संकन शिप, संक शिप नहीं कह सकते, ठीक है। नॉर्मली हम पाते हैं कि V3 और एडजेक्टिव सेम होते हैं, बट यहाँ पे आपके अलग होते हैं, ठीक है। तो वर्बली इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा ना लगना चाहिए आप लोगों का। तो कौन से पार्ट में एरर है, सो आप कहोगे द एरर इज इन पार्ट ए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, रजत प्रेफर्स डैश बाई ट्रेन। अब देखो सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान रख लेनी कि प्रेफर वर्ब आ जाए या प्रेफरेबल एडजेक्टिव आ जाए तो इनके साथ में देन का प्रयोग नहीं करते। एक ऑप्शन और एक ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। इनके साथ क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, टू आता है, क्योंकि यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसका प्रयोग करते हैं टू का। तो हमें एक चीज और ध्यान रख लेनी है, जब भी हम देखो आई रजत प्रेफर्स वॉट का रिप्लाई चाहिए सीधे। सामान्यतः प्रेफर वर्ब के साथ में हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रेफर हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया, इनके साथ नॉर्मली जीरंड आता है। आई लव वॉचिंग मूवीज, आई लव गोइंग देयर, ठीक है। रजत प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज, इस टाइप से। हालांकि लव हो गया, प्रेफर हो गया, लाइक हो गया, इनको अगर वुड के साथ यूज करें तो फिर इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव आता है। आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड प्रेफर टू गो देयर, आई वुड प्रेफर टू ट्रेवल, ठीक है, इस टाइप से। तो आप आसानी से कह सकते हैं यहाँ पे प्रेफर के साथ में क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे सर ट्रेवलिंग आना चाहिए, ना कि टू ट्रेवल। तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कहा गया कि रजत प्रेफर करता है ट्रेवल करना बस से, किस चीज से, तो प्रेफर के साथ टू का पेयर आ गया, ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, ट्रेन से ना करके। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो तो ऐसे केस में उनके साथ में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ट्रेवल बाई ट्रेन लिखते हैं, बाई द ट्रेन या बाई अ ट्रेन नहीं लिखते हैं। हालांकि जब बाई प्रपोजिशन की जगह ऑन या इन आ जाता है, सामान्यतः है ऐसे व्हीकल्स जिनमें हम चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्हीकल्स जिनमें चुपचाप बैठते हैं वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, इनके साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑन का। बाकी कैब हो गया, टैक्सी हो गया, इनमें इन का प्रयोग करते हैं। जितने ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो ओपन होते हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली ऑन आएगा। मोटर बाइक के लिए ऑन आता है। इसके अलावा ऑन फुट होता है आपका, ये भी एक्सप्रेशन ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इन कार होता है, मतलब इन अ कार, इन अ कैब, इन अ टैक्सी, यहाँ पे इन आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। ट्रेन और बस के साथ में अगर इन लगा रखा हो तो उसको एरर मार्क मत करना। मैं बताता हूँ क्यों, समटाइम्स एसएससी वाले ध्यान नहीं देते हैं और लिटरल मीनिंग पे चले जाते हैं और लगता है जैसे ट्रेन तो सर एक वो इनक्लोज्ड स्पेस है, उसके अंदर आदमी होगा, अंदर होगा तो इन द ट्रेन लिख दीजिए। नॉर्मली हम कहते हैं ही इज ऑन द ट्रेन। ही इज ऑन द ट्रेन का मतलब है कोई व्यक्ति या तो जा रहा है या आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं गॉट ऑन द ट्रेन। गॉट इनटू द ट्रेन नहीं कहते हैं। जब कार में चढ़ते हैं तो हम कहते हैं गेट इनटू द कार, इनटू क्योंकि कार के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जब बस पे चढ़ते हैं तो गेट ऑन द बस कहते हैं, समझ रहे हो। तो जनरली बस के लिए ऑन आता है, ट्रेन के लिए ऑन आता है, एरोप्लेन के लिए ऑन आता है, ठीक है। बट अगर इन भी दे रखा हो तो उसको गलत मत मानना एग्जाम में, क्योंकि ये लोग लिटरल मीनिंग पे चले जाते हैं कि अंदर होगा, अंदर होगा तो इन लगा दो। यहां से उतरने के लिए ऑफ का यूज करते हैं, गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द प्लेन, गेट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो गेट ऑफ बेसिकली क्या आता है, उतरना। गेट ऑन बेसिकली चढ़ना। अगर आप उस पर पहले से हैं तो ऑन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो कुछ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बताइए, नोट करते जाना आप लोग अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इन चीजों की तो, ठीक है। आगे देखेंगे, कैन यू प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days। देखो जनरली लीव को ना गिव के साथ में हम नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। सो कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, प्लीज आपकी एडवर्ब है। कैन यू प्लीज, तो यू सब, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो गिव आपकी लगा रखी है। गिव मी लीव, गिव समबडी समथिंग, जनरली हम क्या होता है जब कोई फिजिकल चीज किसी को देते हैं, छुट्टी वगैरह बेसिकली आपकी ना अप्रूव करी जाती है। अप्रूव कर रहे हैं तो उनको ना ग्रांट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो गिव टू तो नहीं होता है, ग्रांट टू नहीं होता है, ग्रांट समबडी समथिंग। सो ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सेंटेंस था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अच्छा जैसे गिव समथिंग टू समबडी होता है, लेकिन गिव समबडी समथिंग होता है, ठीक है। ऐसे सप्लाई होता है, सप्लाई समथिंग टू समबडी, इंटरेस्ट
समथिंग टू समबडी, ठीक है, प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग, सप्लाई समबडी विथ समथिंग, इंटरेस्ट समबडी विथ समथिंग, ठीक है। तो ये आपके फ्रेजेस होते हैं फिक्स, इनको ध्यान रखेंगे। इंडो समबडी विथ समथिंग भी कहते हैं, इंडो समथिंग टू समबडी कह देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेंगे। आगे देखो, पीपल वॉन्ट टू सॉ द होम टीम विन द गेम। जैसे ही आप देखोगे सबसे पहले पीपल आपका क्या सब्जेक्ट है, वांट आपकी क्या वर्ब है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, जनरल सेंस देता है पीपल, जनरल सेंस देता है तो प्लूरल नाउन के साथ में हमें कोई भी आर्टिकल नहीं चाहिए, तो विदाउट आर्टिकल पीपल सही है। क्योंकि प्लूरल आपकी सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, तो वांट यानी V1 आपकी प्लूरल वर्ब है। बात किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, तो वांट एकदम सही है। तो लोग चाहते हैं, पीपल वांट, व्हाट क्या चाहते हैं, तो 2+V1, 2+V1 से बेसिकली हम इन्फिनिटिव बनाते हैं जो कि नाउन का काम कर सकता है, तो वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या ये 2+V1 है। अब ये देखो 100 जो है ये दो काम कर सकता है आपका, इट कैन बी अ V1 एंड इट कैन ऑल्सो बी अ V2। जब ये V2 होता है तो ये सी वर्ब के सेंस में आता है, ठीक है, सी, और सी का मतलब होता है बेसिकली देखना है यहाँ पे। जब ये V1 होता है ना तो ये बोना मतलब काटना, नॉट बोना, काटना, ठीक है, वो वाला काटना नहीं जो आपके साथ होता है, मतलब काटने का मतलब समझ रहे हो, फसल काटना भाई, फसल काटना, ठीक है। तो 100 का मतलब बेसिकली काटना। एक दूसरा 100 आपका होता है SOW, जिसका मतलब होता है बोना, वो नाटे वाला बोना नहीं, बोना, बीज बोना, ठीक है। सो ये 100 होता है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म सॉर्ड होती है, थर्ड फॉर्म सॉन होती है, दोनों की, ठीक है। SAW वाला काटने वाला होता है, SOW वाला बोने वाला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका भी। तो क्लियर है मेरे भाई जो ये बातें बताई अभी तक, ठीक है। देखो आगे, बड़ी खतरनाक सी आंधी चल रही है बाहर, हैं, ज्यादा खतरनाक सी नहीं लग रही, डर नहीं लग रहा तुम लोगों को बिल्डिंग बिल्डिंग गिर जाए। मैं 14वें फ्लोर पर रहता हूँ, बिल्डिंग हिलती है भाई, यहाँ पे तो ऑफिस में हूँ आज, घर पे लोग डर रहे होंगे। देखो सो पीपल सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है। अब यहाँ पे क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि होम टीम को काटना चाहते हैं लोग, नहीं, आप कहोगे कि सर जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो जीतते हुए देखने का सेंस है, तो देखने के लिए सी वर्ब होती है V1, तो ये तो V2 है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 का नहीं, किसका प्रयोग करना है हमें, शी वर्ब का प्रयोग करना है, तो 2+V1 आपका ऑब्जेक्ट बना। सी क्या देखना चाह, किसको देखना चाह रहे हैं, द होम टीम। अच्छा आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ये भी पता होना चाहिए, आपका सी हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका फील हो गया, ठीक है, सी फील, इसके अलावा आपका हियर हो गया, इसके अलावा आपका वॉच हो गया, ठीक है, ओवर हियर हो गया, नोटिस हो गया, ठीक है। ये जो वर्ब होती हैं इनके बाद में आप पाओगे कि ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में सामान्यतः समबडी का सेंस आता है, यानी कि कोई व्यक्ति, और फिर इनके साथ में वी कैन यूज ईदर V1 यानी कि बेयर इन्फिनिटिव और V1 ING, ठीक है। तो या तो ING फॉर्म आ सकता है या V1 आ सकता है। अगर कोई एक्शन ऐसा है जो आपने वन टाइम और कंप्लीट देखा है, ठीक है, तो वन टाइम कंप्लीट एक्शन, ठीक है, तो सामान्यतः आप पाओगे कि यहां पे V1 आता है। अगर आपका एक्शन ऐसा है जो या तो इनकम्प्लीट है, ठीक है, या तो इनकम्प्लीट है या रिपीटेड है, ठीक है, या रिपीटेड है, तो इनकम्प्लीट और रिपीटेड एक्शन, ऐसे केस में आपका V1 ING आ जाता है। जैसे आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, इसका मतलब है मैंने उसको रोड क्रॉस करते देखा, एक बार देखा और बेसिकली वो रोड क्रॉस कर चुका था। अगर मैं कहता हूं कि आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं पॉसिबल। पहला कि रोड क्रॉस करने के बीच में देखा, ठीक है, इनकम्प्लीट एक्शन देखा, या हो सकता है कि मैंने देखा एक व्यक्ति बार बार रोड क्रॉस कर रहा था, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। लाइक मैंने कहा आई सॉ हर डांसिंग, इसका मतलब है बार बार नाच रही ना। अब नाचना तो सिंगल टाइम एक्शन जनरली नहीं होता है ना। आई सॉ हर डांस का मतलब है कि एक डांस की शुरुआत, मतलब डांस करना शुरू किया खत्म किया वहां तक का, लेकिन जनरली डांस करना एक लंबा एक्शन चलता है, लॉन्ग एक्शन बेसिकली ING में दिखा देंगे। सो आई सॉ हर डांसिंग, ठीक है, तो इस टाइप से। तो सी हो गया, फील हो गया, हियर हो गया, आई हर्ड हिम कमिंग, तो मैंने उसको आते हुए सुना। आप कहोगे सर हियर हिम कमिंग कैसे, तो आते हुए तो देखेंगे,
समटाइम्स होता है ना, जब कोई आता है व्यक्ति तो उसके पैरों की आवाज आती है, तो हम उसको हियर भी करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, इन सब वर्ब के साथ आपका क्या होता है, या तो V1 आ सकता है या आगे V1 ING आ सकता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे सी वर्ब आ गया। सी किसको देखना है, तो द होम टीम, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया समबडी के सेंस में। और क्या करते हुए देखना है, विन। अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार जीतते देखना है, एक गेम की बात चल रही है तो रिपीटेड एक्शन नहीं है, और रिपीटेड एक्शन नहीं है साथ ही साथ में अधूरा नहीं देखना है कि आधे आधे जीतते देखना है, पूरा देखना है कंप्लीट। इसीलिए आपका V1 एकदम करेक्ट है। और क्या जीतते देखना है, तो आप कहोगे द गेम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फर्दर। तो आप कहोगे सर और कहीं पे कोई एरर नहीं है, बी पार्ट में आपका एरर है। बात समझ आई भाई? क्वेश्चन अच्छा है, आपको बस समझने की जरूरत है, काफी सारी एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको बताई है। आई होप इट हेल्प्स। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखो ब्रिलियंट एकदम ब्रिलियंटली लिखा हुआ है। पेरोल बेसिकली उस पर बाहर आते हैं ना, पेरोल पे, ठीक है, वो होता है जो जेल वेल से बाहर आते हैं। ये कैरियर में डबल आर आता है, CARRIER। जो कुछ कैरी करने वाला होता है ना, उसको कैरियर बोल देते हैं। एक ये वाला कैरियर होता है, ठीक है, ये वो वाला कैरियर है जो आप लोग कभी कभार बर्बाद करने की दिशा में बढ़ा देते हो, अभी जो अच्छी दिशा में बढ़ा रहे हो, ठीक है। और ये वो वाला कैरियर है जो सामान ले जाने वाला होता है। सीज करने का मतलब होता है जब्त करना, तो ये आपकी स्पेलिंग सही है, तो ध्यान देंगे। आगे देखेंगे तो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इफ आपका कंजंक्शन है, समबडी आपका सब्जेक्ट है, समबडी क्योंकि आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी आस्क्स। इफ क्लॉज में अगर V1 आ गया यानी कि आपका प्रेडिक्टिव कंडीशनल है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल जिसको बोल देते हैं। यू आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा आस्क का, और ये क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में समथिंग आ जाएगा। इफ समबडी आस्क्स यू समथिंग, अगर कोई आपको कुछ पूछता है। यू सब्जेक्ट आ गया मेन क्लॉज का, नीड आपकी बेसिकली वर्ब आ गई। तो क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट तो नीड इसके साथ आ जाएगी। नीड के बाद में 2+V1 आना चाहिए, तो 2 के बाद में एबल नहीं आ सकता है। एबल आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये एडजेक्टिव है, इसीलिए नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव अगर हमें लगाना है तो एडजेक्टिव लगाने के लिए हमें लिंकिंग वर्ब्स की जरूरत होती है। लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, इज एम आर वॉज वर होती है, इसकी बेस फॉर्म क्या होती है, बी हो जाती है। तो नीड टू बी एबल टू, 2+V1 आंसर, आंसर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट, ये आपका होना चाहिए। और कैसे आंसर करना है, करेक्टली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। यहाँ पे नीड से गलत हो जाएगा, यहाँ पे नीड से गलत हो जाएगा, नीड टू बी एबल टू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यू नीड टू बी एबल टू आंसर इट करेक्टली, ठीक है। वैसे नीड टू बी की जगह पे शुड भी होता है ना, तो बेटर लगता है ये, ठीक है। यू शुड बी एबल टू, आपको एबल होना चाहिए, ठीक है। जरूरत ऐसे केस में हम नीड से ना दिखा के शुड से दिखाते हैं ना, बेटर सेंटेंस होता। सो यू शुड बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। तो यू नीड टू भी लिख सकते हैं, बट बेटर सेंटेंस होता शुड के साथ। आगे देखेंगे तो ग्रोटेस्क क्यों बेसिकली आपका सिनोनिम पूछा। ग्रोटेस्क जैसे भद्दा सा वर्ड है ना, तो इसका मतलब भद्दा होता है, बेकार सा, खराब सा, ठीक है। तो जैसे इसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी आपको दिख रही होगी। तो गैलेंट्री बेसिकली जो, तो गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं ना जो बहादुरी के लिए मिलते हैं, ठीक है। इल्यूसिव, कोई चीज जो बहुत लंबे टाइम तक आपको मिले नहीं तो वो इल्यूसिव कहलाती है। अक्सर करके RCB के लिए बोला जाता है इल्यूसिव टाइटल, है ना। फीजिबल, फीजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है ना, पॉसिबल, तो ये भी नहीं। अनप्लेजेंट आपका करेक्ट सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका वर्ड है, तो एक बार सारे देख लेंगे। अनप्लेजेंट, घृणास्पद, ग्रोटेस्क, डिसएग्रीएबल, ऑफुल, अनकंफर्टेबल, इरिटेटिंग। एंटोनिम्स बन जाएंगे प्लेजेंट, डिलाइटफुल, इंजॉयबल, एग्रीएबल, लवली। गैलेंट्री अगर देखेंगे तो ब्रेवरी, हीरोइज्म, करेज, वेलार, बोल्डनेस, ठीक है। अगर एंटोनिम्स देखेंगे तो कावर्डाइज, फियर, टिमिडिटी, वीकनेस, स्पाइनलेसनेस। स्पाइन होती है ना ये, अगर आपके अंदर स्पाइन की कमी है यानी कि आप सीधे खड़े नहीं होगे, यानी कि आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, सो यू आर वीक, यू आर मीक। तो वीकनेस बोल सकते हैं, मीकनेस भी बोल सकते हैं। मीकनेस भी क्या होता है, दब्बूपन। मीक होता है ना वो व्यक्ति, दब्बू होता है, ठीक है। आपने कावर्ड के लिए ना एक वो वर्ड सुना होगा, येलो बेलीज, ठीक है, वो आपका ईडियम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसका भी। आगे देखेंगे इल्यूसिव का मतलब है जो चीज जटिल है, जो इवेसिव है, काफी टाइम से आपके हाथ नहीं लग पा रही है, स्लिपरी है, सटल है, ट्रिकी है, एम्बिगुअस है। एंटोनिम्स में आ जाएगा क्लियर, ऑब्वियस, अंडरस्टैंडेबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सेसिबल। एग्जैक्ट जो एंटोनिम है ना इल्यूसिव का, वो एक्सेसिबल आपका सबसे अच्छा है, जहां पे आपकी पहुंच है, एक्सेसिबल है, जिस चीज को आप एक्सेस कर सकते हो। फीजिबल का मतलब होता है संभव हो, पॉसिबल हो, अचीवेबल हो, वाइबल हो, वर्केबल हो, प्रैक्टिकल हो, प्लाउजिबल भी बोल देते हैं इसके लिए, ठीक है। सो फीजिबल, प्लाउजिबल, प्रैक्टिकल, ठीक है, अचीवेबल, वाइबल, वर्केबल, ठीक है। आगे इम्पॉसिबल, अनअचीवेबल, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, अनवर्केबल, ये आपके एंटोनिम बन जाएंगे। आगे देखेंगे अगला आपका डोरमेंट। डोरमेंट का एंटोनिम पूछा है। डोरमेंट होती है, डोरमेंट ज्वालामुखी आपने सुना होगा, जो वैल्कनोज होती हैं, ठीक है। तो डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त। तो एंटोनिम पूछा है, लूजर तो जो हार जाता है, लेजी जो आलसी है, डार्क जो अंधकार में है,
एक्टिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, तो एक बार देख लेंगे लूजर हारने वाला, फेलियर, डिफीटेड, अंडरडॉग। अंडरडॉग जनरली पॉजिटिव वर्ड बना देते हैं तो इसको उतना अच्छा एंटोनिम में नहीं ले सकते। फ्लॉप, वीकलिंग, ये सब आपके बन जाएंगे। इसके अलावा एंटोनिम्स देखेंगे, विनर, विक्टर, अचीवर, चैंपियन, सक्सेस। सक्सेस उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, सक्सेसफुल होता तो फिर भी एक बार को देखा जाता। लेजी आप देखेंगे तो लेजी, आइडल, इनएक्टिव, स्लगिश, लथार्जिक, डल, ठीक है। सो लेजी का सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में लथार्जिक काफी पूछा जाता है, ठीक है। इंडोलेंट भी बोल देते हैं, एक वर्ड होता है इंडोलेंट, लेजी, ठीक है, तो ये भी काफी आ जाता है। एक्टिव, एनर्जेटिक, हार्डवर्किंग, अलर्ट, इंडस्ट्रियस, ये इसके एंटोनिम। एक्टिव का तो देख लिया, एनर्जेटिक, अलर्ट, लाइवली, बिजी, एजाइल। एंटोनिम फिर से वही आ जाएंगे, डोरमेंट, लेजी, इनएक्टिव, आइडल, स्लगिश, है ना। डार्क यानी अंधेरा, डिम, शैडो, ग्लूमी, ऑब्सक्योर, ब्लीक, सडन, सलन, ठीक है, ब्लीक, सलन, ग्लूमी, मोरोज, ये सब आपके वर्ड्स आ जाएंगे। तो ब्राइट, लाइट, क्लियर, रेडिएंट, साइनी, ये एंटोनिम्स। आगे देखेंगे, विवेक स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन आईपैड्स। ये बेसिकली क्या है, आपका वॉइस चेंज करवाने के लिए क्वेश्चन है। तो स्पेंट है यानी कि V2 है, V2 है यानी कि आपका वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। यहाँ पे इज है, ये नहीं हो सकता है, ये वॉज है, ये वॉज है, ये वर है। अ लॉट ऑफ मनी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्पेंड V1 दे दिया, ये गलत हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, द कराटे टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। द डे बिफोर यानी कि यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि किससे बना होगा, हैज बीन, हैव बीन से बना होगा या वॉज वर्ब से? आपको सर वॉज वर्ब से बना होगा, यस्टरडे आ रखा है क्योंकि, ठीक है। तो सबसे पहले द डे बिफोर है, दोनों में ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे वॉज नहीं आता, यू के साथ वर आता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। ये भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो एक्सप्लेन्ड है, तो एक्सप्लेन्ड का पैसिव किससे बनेगा, वॉज वर्ब प्लस V3 से। यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हेड है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लेटेस्ट असाइनमेंट वॉज एक्सप्लेन टू लाना बाय द मैनेजर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी चीज ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू क्या है, कोई ऐसी चीज जो आपको शर्मिंदगी का कारण बने। ब्लैक मार्क हमेशा नेगेटिव मीनिंग देगा, ठीक है। सो अ टफ जॉब नहीं होगा, अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन नहीं होगा, एन ऑफेंस विच अफेक्ट्स योर रेपुटेशन, ये सिंपल है। एन अनएक्सपेक्टेड टास्क नहीं होगा, सिंपल ईडियम था। आगे देखेंगे, अगेन वन मोर एरर क्वेश्चन, सबके बाद 3 क्वेश्चन एरर के, ठीक है, बढ़िया है, कुछ सीखने को मिलेगा आपको एक्स्ट्रा फिर से। तो माय ब्रदर आपका सब्जेक्ट, माय ब्रदर इन लॉज आपका सब्जेक्ट है एक्चुअली में पूरा। अब आप जैसे ही सब्जेक्ट को देखोगे वहीं आपको एरर दिख जाएगा। जब भी हम एक कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है जो मेन शब्द होता है उसको हम प्लूरल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्टीमेटली मेन शब्द क्या है, लॉ या ब्रदर। देखो ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जो कानूनी रूप से आपका भाई है, वो कानून नहीं है, अल्टीमेटली कानूनी रूप से भाई है, भाई है इसका मतलब है द मेन वर्ड इज ब्रदर। तो प्लूरल करते टाइम लॉ में प्लूरल नहीं, ब्रदर में प्लूरल करेंगे। सो ब्रदर्स इन लॉ होता है, ना कि ब्रदर इन लॉज, ठीक है। हालांकि अगर हमें पॉजेसिव केस का प्रयोग करना होता है यहाँ पे तो एपोस्ट्रोफी हम लॉ पे लगाते हैं, ना कि ब्रदर पे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा आपके जो प्लूरल में रहते हैं, अगर प्लूरल बनाना है सफिक्स अगर फुल वाला है, जैसे बैग फुल हो गया, स्पून फुल हो गया, तो फुल वर्ड में एस लगाते हैं, तो बैग फुल्स हो जाएगा, स्पून फुल्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कंपाउंड नाउन है जहां पे आप देखते हैं कि एक नाउन प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन बन रखा है, जैसे कि मान लीजिए पासर बाई हो गया, ठीक है, लुकर ऑन हो गया, तो यहाँ पे प्लूरल आपको नाउन में एस लगा के करना है। तो पासर्स बाई, लुकर्स ऑन, हैंगर्स ऑन, ठीक है, ये आपके बन जाते हैं। अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पे वर्ब में और एक प्रीपोजिशन लगा के नाउन बनाया है, जैसे ब्रेक इन हो गया, चेक इन हो गया, चेकआउट हो गया, बिल्डअप हो गया, तो ऐसे केस में जो प्रीपोजिशन है पीछे उसमें आपको एस लगाना है। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन में वर्ब में लगेगा, सो ब्रेक इन्स हो जाएगा, चेक इन्स हो जाएगा, कट ऑफ्स हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। इसके अलावा आप पाएंगे कि समटाइम्स ना ऐसे कंपाउंड नाउन बनते हैं जहाँ पे एक नाउन मॉडिफायर आगे दे रखा होता है, जैसे बुक शॉप हो गया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट शॉप नॉट बुक्स, इसीलिए बुक शॉप्स लिखेंगे। ऐसे जैसे कंप्यूटर टेबल लिखी रखी हुई है आगे, तो अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेबल नॉट द कंप्यूटर, इसीलिए कंप्यूटर्स टेबल नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर टेबल्स लिखेंगे अगर प्लूरल करना होगा। हालांकि अगर कंपाउंड नाउन में मैन या वुमेन आ रखा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो मैन वुमेन जो है जेंडर को रेफर कर रहा है या मैन वुमेन वहाँ पे जस्ट एक मॉडिफायर है। जैसे अगर हम कहते हैं मैन हेटर, तो वो प्राणी, वो लोग, वो पर्सन जो मैन से हेट करता है, इसका मतलब है वो मैन नहीं है खुद में, तो उसको जब प्लूरल करेंगे तो मैन को प्लूरल नहीं करना है, सिर्फ हेटर को प्लूरल कर देंगे। बट अगर हम कहते हैं मैन पायलट, तो एक ऐसा पायलट जो मैन है, यानी कि वो मैन भी है पायलट भी है, तो प्लूरल करेंगे तो दोनों को प्लूरल करेंगे, सो MEN और आगे पायलट्स, इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने लगभग सारा आपका रिवाइज करा दिया है कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ को प्लूरल करना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है आपका, अगर एक प्रीपोजिशन है और उसके दोनों साइड में सेम नाउन आपका आ रखा है, तो
तो ऐसे केस में आप पाओगे कि दोनों जगह पे नाउन सिंगुलर रहेगा और आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे पेज आफ्टर पेज लिखेंगे, विलेज आफ्टर विलेज लिखेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रदर्स इन लॉ लिखेंगे तो आपका ये नाउन कैसा, आप कहोगे प्लूरल है। हु आपका क्या है, आप कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये आपका क्या बना, एंटीसीडेंट बना। लिव आपकी कैसी वर्ब है, प्लूरल है। क्यों, एंटीसीडेंट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो ये लिव आपकी वर्ब है। कहाँ पे रहते हैं, तो इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मुंबई। और आगे देखो, क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज आपकी खत्म हो चुकी है तो हैव आपकी वर्ब है। क्योंकि ब्रदर्स इन लॉ आपका प्लूरल सब्जेक्ट था तो हैव आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सही है। क्योंकि प्रेजेंट में बात चल रही है तो हैव सही है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम सही है। और क्यों आए हैं, तो दे हैव कम। वाई, क्यों आए हैं, तो इनका पर्पज है टू स्टे, रहने के लिए। किसके साथ रहने के लिए, विद प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है अस। यानी कि बाकी सब सही है, तो ए ऑप्शन में आपका एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। तो एक बार ये, अच्छा यहाँ पे लिखी रखे, मैंने इतनी मेहनत बिना बात करी थी, देखो टीम ने लिख रखे हैं, बढ़िया काम करा है। तो एक बार ये देख लेना सारे। कोड ऑफ कंडक्ट का कोड्स ऑफ कंडक्ट होता है, स्टेप डॉटर्स होता है, ब्रदर्स इन लॉ होता है, जनरल मैनेजर का जनरल मैनेजर्स हो जाता है, कमांडर्स इन चीफ हो जाता है, ऑफिसर्स इन चार्ज हो जाता है, मेड सर्वेंट्स हो जाता है। ठीक है, ये रनर अप्स नहीं होता है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, रनर्स अप हो जाता है। ठीक है, बैग फुल्स हो जाता है, अटॉर्नीज जनरल हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, वुमेन डॉक्टर हो जाता है, लुकर्स ऑन हो जाता है, माउथ फुल्स हो जाता है। ठीक है, मैन डॉक्टर हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो चीज आउट ऑफ यूज हो गई है। ठीक है, सो मॉडर्न तो एंटोनिम आ जाएगा, ब्लर भी नहीं बनेगा, आउटडेटेड, इम्पल्स भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो देख लेंगे एक बार। तो मॉडर्न यानी कि आधुनिक, कॉन्टेम्प्रेरी, अप टू डेट, न्यू, रिसेंट। इसके एंटोनिम में वही एंशिएंट, ओल्ड, ट्रेडिशनल, अर्काइक, आउटडेटेड। ब्लर का मतलब धुंधलापन जो हो जाता है, तो हेज, ऑफ सिक्योरिटी, स्मग। ठीक है, इसके अलावा फज, इसके अलावा क्लाउडीनेस, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, आउटडेटेड यानी जो पुराना हो जाता है, ऑब्सोलेट, ओल्ड फैशन, एंटिक्वेटेड, डेटेड, अर्काइक, ये सब। इम्पल्स यानी कि आवेग, जो आवेग में कुछ कर देते हैं ना। ठीक है, सो अर्ज, ड्राइव, इंस्टिंक्ट, विम, डिजायर। पॉसिटी का मतलब होता है लैक, तो लैक का एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, ग्लूमी नहीं बनेगा, वीक नहीं बनेगा, लाइकली नहीं बनेगा, तो प्लेंटी। सब ज्यादा, प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा, प्लेंटी ऑफ हम यूज करते हैं ना अक्सर करके। तो ग्लूमी यानी सैड, डिप्रेस, डार्क, डल, मोरो, सलन। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। एंटोनिम्स में चीयरफुल, ब्राइट, जॉयफुल, हैप्पी, प्लेजेंट, ये सब। वीक आप पाओगे कमजोर, फ्रेजाइल। ठीक है, डेलिकेट, पावरलेस, फ्रेल, फीबल, ये सब। ठीक है, इसके अलावा ये वल्नरेबल भी इसमें एक अच्छा वर्ड है जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हेल्दी, स्टर्डी, रोबस्ट, विगरस, ये सब आपके आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे लाइकली यानी संभावित, तो प्रोबेबल, एक्सपेक्टेड, पॉसिबल, प्रॉमिसिंग, फीजिबल। एंटोनिम्स में अनलाइकली, डाउटफुल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, अनसर्टेन, ये सब आ जाएंगे। प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट, एम्पल, मच, न्यूमरस, सफिशिएंट। एंटोनिम आ जाएंगे पॉसिटी, लैक, स्कैरसिटी, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सब आगे देखेंगे मेरे भाई। द स्टेन डैश बाई लाइम जूस। सबसे पहले बाई लाइम जूस अगर लिख रखा है ना, स्टेन किसी चीज को रिमूव नहीं कर रहा है, इसको रिमूव किया जाएगा। रिमूव किया जाएगा तो पैसिव स्ट्रक्चर आएगा। कैन रिमूव एक्टिव है, हैज रिमूव्ड एक्टिव है, हैड रिमूव्ड एक्टिव है, कैन बी रिमूव्ड आपका पैसिव है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। जो बुके होता है ना, तो बुके आपका पहला ही ऑप्शन है। ये होता है बुटीक। बुटीक में बेसिकली जहाँ कपड़े वपड़े चलते हैं ना, वो वाला होता है। बास्केट आप जानते ही होंगे, टोकरी। ठीक है, और बेसिकली ब्रेसलेट जो यहाँ पे बांधते हैं ना, वो ब्रेसलेट होता है। नेक्स्ट देखेंगे। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कोई चीज़ जब महंगी होती है तो टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेंथ होता है। तो वेरी चीप नहीं होगा, वेरी इजी नहीं होगा, कॉस्टली आपका करेक्ट हो जाएगा, डेंजरस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। वैसे कॉइन्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए, कॉइन्स आर मेड कह दीजिए। ठीक है, मिंट करे जाते हैं कॉइन्स, और वो मिंट में ही करे जाते हैं। ठीक है, माइनिंग में तो माइनिंग होती है ना, जो जमीन से कुछ खोद के निकाला जाता है। वेयर हाउस में चीज़ें रखी जाती हैं, फैक्ट्री में भी चीज़ें बनाई जाती हैं जनरली, है ना। आगे देखेंगे। तो ये PQRS का क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार फटाफट से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखो आई ट्राइड के थोड़ा सा मॉक में इन्फॉर्मेशन भी आपको पूरी मिले और कंसाइज रखने का भी प्रयास करा है। ठीक है, एक बार बताना कि कैसा लगा है आपको। इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी देने का प्रयास करा है। ठीक है, और अगर देखो भाई आपको जेन्युइनली वीडियो बहुत अच्छी लगी है, लाइक कर दें अभी के अभी और शेयर करें। और जितने भी लोग आपके आसपास के जो भी पंडित्स का मॉक टेस्ट देते हैं, कोशिश करें कि हर बच्चा यही वीडियो देखे। वीडियो इधर उधर बहुत आएंगी, लेकिन एकदम रेलेवेंट रहते हुए आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहीं से मिलेंगी। ठीक है, आ जाइए। तो वंस द ओवन इज हीटेड, वंस यानी कि जब ओवन हीट हो जाए, यहाँ से शुरू करेंगे नहीं, वंस से तब शुरू कर सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, वंस देयर वाज अ किंग, इस टाइप से जब होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है वो वाला वंस। वाइल द ओवन इज प्री हीटिंग यू शुड प्रिपेयर द इंग्रेडिएंट्स, तो द ओवन की बात कर रहे हैं और जो प्री हीट कर रहे हैं, तो ये तो नहीं बनेगा। द डिश विल नीड टू बी बेक्ड फॉर, सो द डिश विल नीड टू बी बेक्ड फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट पकाना पड़ेगा।
तो पहले बताओ तो सही कुछ पकाने की प्रक्रिया। सो द फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहले आना चाहिए इन द प्रोसेस, किसी प्रोसेस में, इज टू प्री हीट द ओवन। तो प्री हीट करना है, और जब प्री हीट हो रहा होगा तो यू शुड प्रिपेयर द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्री हीट करना है, फिर बता दिया कि प्री हीट की प्रोसेस क्या है, और जब प्री हीट हो जाएगा तो डिश को बेसिकली ओवन में डाल देना है, और फिर बेसिकली उसको कितनी देर के लिए पकाना है, 30 मिनट के लिए। बहुत आसान है, TBAC। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दिस वन। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान PQRS बना रखा है। एक बार ये सारा का सारा क्लोज टेस्ट है, इसको भी देखेंगे भाई। ठीक है, देखो एक बार, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी डैश न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया। सेंटेंस को यहां से समझेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स आपका सब्जेक्ट है, बिकॉज ये कंट्री का नाम है इसीलिए प्लूरल दिखते हुए भी ये सिंगुलर वर्ब लेता है। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में अनाउंस्ड आपकी मेन वर्ब है। क्या अनाउंस करा है, तो दैट कंजंक्शन है, इट आपका सब्जेक्ट है, इट यानी कि द यूएसए। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर एक कंट्री है इसीलिए इट लगा रखा है। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी वर्ब है। ठीक है, अब इस इट विल बी के आगे मेन वर्ब हमें लगानी है। अब देखो, बी के आगे या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। आईएनजी फॉर्म हम तब लगाते हैं जब हमें पैसिव स्ट्रक्चर की जरूरत, सॉरी, आईएनजी फॉर्म हम तब लगाते हैं जब हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की जरूरत हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम तब लगाते हैं जब हमें पैसिव स्ट्रक्चर की जरूरत हो। यूएसए को इंपोज किया जाएगा या यूएसए कुछ इंपोज करेगा, इट किसके लिए आया है, यूएसए के लिए, यानी कि यूएसए कुछ इंपोज करेगा। सो वी नीड आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो इंपोजेस नहीं होगा, इंपोज नहीं होगा, इंपोज्ड नहीं होगा, इंपोजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ तो इट विल बी इंपोजिंग, इंपोजिंग आपका मेन वर्ब है। क्या इंपोज कर रहे होंगे, सो न्यू सैंक्शंस आपका ऑब्जेक्ट है। कहां पे कर रहे होंगे, तो ऑन रसिया उसका मतलब ऑन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है रसिया। ठीक है, द सैंक्शंस, जिन सैंक्शंस की अभी बात करिए वही सैंक्शंस। आर तो सैंक्शन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आर आपकी वर्ब आ जाएगी। इन प्रेपोजिशन है, इन रिस्पॉन्स उसका ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्स, तो इन रिस्पॉन्स है। किस चीज के रिस्पॉन्स में, तो टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रसियाज एलिजिड इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट आपका नाउन है, एलिजिड आपका एडजेक्टिव है। और किसकी एलिजिड, एलिजिड का मतलब है ऐसा एलिज किया जा रहा है, मतलब इट इज नॉट, मतलब ये एक तरीके से साबित नहीं हो पाया है। ठीक है, तो प्रूवन फैक्ट नहीं है ये, तो ये आपका बेसिकली क्या एलिजिड है बस। एक होता है प्रूव्ड और एक होता है प्रूवन। प्रूवन एडजेक्टिव है, प्रूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म भी। तो रसिया की जो एलिजिड इन्वॉल्वमेंट है, किस चीज में इन्वॉल्वमेंट है मेरे भाई, इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल होना किसी का, इन द रिसेंट साइबर अटैक। तो साइबर अटैक, अटैक आपका नाउन है, कैसा अटैक, साइबर अटैक। रिसेंट आपका एडजेक्टिव है, द आपका आर्टिकल है। ठीक है, और कहां पे हुआ है, तो ऑन आपका प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट पे रिसेंटली जो साइबर अटैक हुआ है उसमें रूस की एलिजिड इन्वॉल्वमेंट को लेके बेसिकली ये सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। द सैंक्शंस अगेन आपका सब्जेक्ट है। विल आपका बेसिकली क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टारगेट आपकी मेन वर्ब है, किसी भी मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आती है। क्या टारगेट करेंगे, रशियन ऑफिशियल्स। तो बेसिकली ये रशियन ऑफिशियल्स को टारगेट करेंगे, एंड कंपनीज, और कंपनीज को, कौन सी वाली कंपनीज और ऑफिशियल्स, दैट, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन इसी लगाया। ऑफिशियल्स के लिए हु आना चाहिए था, कंपनीज के लिए विच आना चाहिए था। जब भी हु और विच दोनों एक ही चीज के लिए चाहिए होते हैं हमें, मतलब दोनों के लिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है, तो कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात है तो आर आपकी मतलब वर्ब आ गई, आर बिलीव्ड। ठीक है, सो दैट आर बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, तो इट इज बिलीव्ड। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है। टू हैव प्लेड, तो आगे आपका परफेक्ट इंफिनिटिव लगा रखा है, क्यों, क्योंकि ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं ये कहूं कि दे आर बिलीव्ड टू प्ले अ क्रूशियल रोल, इसका मतलब है ऐसा माना जाता है कि वो क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, यानी कि हमने नॉर्मल इंफिनिटिव लगाया, सिंपल इंफिनिटिव। अगर मैं ये लिखूं कि दे आर बिलीव्ड टू हैव प्लेड, यानी कि परफेक्ट इंफिनिटिव, तो इसका मतलब होगा कि ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि उन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले करा है। समझ रहे हो, तो अगर परफेक्ट आ रखा है इसका मतलब है वो एक्शन हो चुका है, और सिंपल इन्फिनिटिव आ रखा है तो वो एक्शन आगे होगा। इन्फिनिटिव आपका सामान्यतः फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे वो अटैक तो पहले ही हो चुका है। अगर हो चुका है सो दे मतलब दैट आर बिलीव्ड, यानी ये रशियन ऑफिशियल्स और कंपनीज जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि टू हैव प्लेड अ रोल कह लो, अ वाइटल रोल कह लो, एन इंपॉर्टेंट रोल कह लो, कुछ भी। और किस चीज में रोल प्ले किया है, तो इन द अटैक। तो द सैंक्शंस विल टारगेट, वो टारगेट करेंगे उन रशियन कंपनीज और एम्प्लॉयज को दैट आर बिलीव्ड, जिनके बारे में यह माना जाता है कि एक रोल प्ले किया था उस अटैक में। यहां पे कायदे से द रशियन ऑफिशियल्स एंड द कंपनीज आना चाहिए थे, क्योंकि हम डेफिनेट कंपनीज की बात कर रहे हैं। पीछे दैट क्लॉज से उनको हमने बेसिकली पोस्ट मॉडिफाई कर रखा है, लेकिन बिना आर्टिकल के भी चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द यूएस गवर्नमेंट, तो जो आपकी यूएस की गवर्नमेंट है, हैज, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपका सिंगुलर के तरीके से काम करता है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब आ गया। हैज ऑल्सो डैश 10 रशियन डिप्लोमेट्स, तो 10 रशियन डिप्लोमेट्स को फ्रॉम द कंट्री, यानी कि कंट्री से
कंट्रीज से क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेल्ड करेंगे। एक्सेल करने का मतलब होता है किसी चीज में ना टॉप वो रीच हासिल करना। अगर आपने किसी चीज को एक्सेल कर लिया यानी कि आप उस चीज में एक्सपर्ट बन गए, तो एक्सेल का कोई सेंस नहीं है। क्या उनको एक्सप्लोड करेंगे, अरे बम थोड़े उड़ाएंगे, तो एक्सप्लोडेड नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या उनको एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना हैज के बाद में। उनको एक्सपेल करेंगे, एक्सपेल करने का मतलब होता है बाहर निकाल देना। तो हैज ऑल्सो एक्सपेल्ड 10 रशियन डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स यानी कि जो, जैसे आप अगर सिलेक्शन लेके एमईए में जाते हो, तो जब एमईए में लोग चले जाते हैं, खास करके जो आईएएस मतलब आईएफएस लेवल पे होते हैं, तो जो वो जब किसी बाहर मिशन पे जाते हैं तो वो डिप्लोमेट्स होते हैं इंडिया की तरफ से। तो 10 रशियन डिप्लोमेट्स को बेसिकली उन्होंने यूएसए से निकाल दिया था। द साइबर अटैक, जिस साइबर अटैक की अभी बात की गई है वो विच वॉज, तो विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कॉमा लगा के अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होता है, कॉमा लगा के जब हम रिलेटिव क्लॉज लिखते हैं, इसका मतलब है हम एक एडिशनल जानकारी देते हैं और इसको हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। और जब भी कॉमा लगा के अगर रिलेटिव क्लॉज लिखते हैं तो ऐसे केस में हम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या तो हु का प्रयोग करते हैं, या विच का करते हैं, या हुम का करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो विच वॉज, क्योंकि साइबर अटैक आपका सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। विच वॉज डिस्कवर्ड, जिसको डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया गया था, तो वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा है इन प्रीपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है दिसंबर 2020, क्योंकि ये एक महीना है, महीने के लिए इन आता है, डे के लिए ऑन आता है, ठीक है, और घड़ी के टाइम के लिए एट आता है। तो इज बिलीव्ड, अब यहाँ से मेन क्लॉज आ गई आपकी, ये सब्जेक्ट था, इसकी मेन वर्ब आ गई इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है टू हैव बीन कैरिड आउट। अगेन परफेक्ट इन्फिनिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये काम हो चुका है, और ये पैसिव में भी लिखा है, टू प्लस में है प्लस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस बी थ्री पैसिव दिखा रहा है। परफेक्ट होने के साथ साथ पैसिव भी है। पैसिव क्यों लिखा है हमने, बात बहुत सिंपल है सर। पैसिव इसलिए लिखा है क्योंकि ये अटैक कुछ कैरी नहीं कर रहा है, अटैक को कैरी आउट किया गया है। कैरी आउट करने का मतलब होता है उस चीज को अंजाम देना। तो अटैक को अंजाम दिया गया है, पैसिव स्ट्रक्चर है, इसीलिए टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैरिड आउट किसके द्वारा, बाई अ ग्रुप, एक ग्रुप के द्वारा। और किसका ग्रुप था, तो ऑफ हैकर्स, हैकर्स का, जिसको बैक किया जा रहा था। तो ये बैक्ड क्या है, आपका पार्टिसिपल है। आपको पार्टिसिपल कैसे है सर, ये क्लॉज को रिड्यूस करके हम पार्टिसिपल बनाते हैं। हु वर बैक्ड, जो हैकर्स को बैक किया गया था, या द ग्रुप विच वॉज बैक्ड। या तो अगर हु लगाएंगे तो इसका मतलब है हैकर आपका एंटीसीडेंट है, तो हु वर बैक्ड लिखेंगे। अगर यहाँ पे विच लगा दिया तो ग्रुप आपका एंटीसीडेंट बन जाएगा, ग्रुप एंटीसीडेंट बन जाएगा तो विच वॉज बैक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे उस विच वॉज बैक्ड को या हु वर बैक्ड को रिड्यूस करके पार्टिसिपल लगा दिया पैसिव। टेंस पैसिव होता है तो पैसिव पार्टिसिपल आता है, एक्टिव होता है तो एक्टिव आता है, क्योंकि ये हैकर्स किसी को बैक नहीं कर रहे हैं, इनको बैक किया गया है। बैक करने का मतलब है सपोर्ट करना यहाँ पे, ठीक है। सो बैक किया गया इसलिए पैसिव पार्टिसिपल, किसके द्वारा, बाय द रशियन गवर्नमेंट। तो ऐसा कहा गया है कि वो रशियन गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया गया था। तो द साइबर अटैक इज बिलीव टू हैव बीन कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ हैकर्स बैक्ड बाय द रशियन गवर्नमेंट। द हैकर्स आपका सब्जेक्ट बना, डैश एबल टू गेन एक्सेस। अब देखो क्योंकि बात तो पास्ट की, अगर पास्ट की बात है तो क्या हेड लगा सकते हैं बेटा देखो हेड के बाद में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपका नाउन आ सकता है। अगर हेड आपकी मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इसके बाद में नाउन आ जाएगा। आई हैड अ कार, मेरे पास में एक कार थी, ठीक है। तो ऐसे करके, ऐसे ही सेम हैज और हैव के साथ रहेगा। अगर ये मेन वर्ब है तो इनके बाद में नाउन आ जाता है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। एबल आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हैज है, हेड के बाद नहीं लगा सकते, तो हेड नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि द हैकर्स के बाद में क्या आएगा, या तो वॉज या वर, हैकर्स प्लूरल है इसीलिए वॉज नहीं आ सकता, वर आएगा। क्योंकि एबल आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए हमें बी वर्ब चाहिए होती है, बी वर्ब आपकी यहाँ पे लगा रखी है। सो वर एबल, किस चीज के लिए एबल थे, तो टू गेन, गेन करने के लिए। क्या गेन करने के लिए, एक्सेस, एक्सेस गेन करने के लिए। अच्छा यहाँ पे देखेंगे एबल टू के सेंस में हम कैन और कुड मॉडल लगाते हैं, ठीक है। कैन आपका प्रेजेंट में जनरली लगाते हैं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। पास्ट कैन का जो होता है वो कुड होता है, तो पास्ट में हम कुड लगा देते हैं। अब आपको जब मैं मॉडल्स पढ़ाता हूँ ना, अगर आपने कभी मेरे से मॉडल्स पढ़े तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मॉडल्स की हम शुरुआत करते हैं तो तभी आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया जाता है। ये ना डेफिनेशन सब बताते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन का स्कोप क्या है ये आपको शायद कोई नहीं बताता होगा। ये कहते हैं कि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये बेसिकली अल्टीमेटली बताते हैं इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की इंटेंशन या एटीट्यूड के बारे में बताता है। अगर ये स्पीकर की इंटेंशन या एटीट्यूड बता रहा है, दैट मीन्स ये रियल एक्शन को नहीं डिफाइन कर रहा है। इसीलिए जब भी हम, जैसे अगर प्रेजेंट में हमारी एबिलिटी है कुछ, भाई हम प्रेजेंट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आई कैन रन 10 किलोमीटर्स, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे एक दूसरा सेंटेंस बोलूँ कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सका, कल कल मैं 10 किलोमीटर दौड़ सका, तो वहां पे मेरी एबिलिटी तो है ही है, साथ ही साथ में मैंने एक एक्शन भी किया। तो अगर एक्शन हो गया, रियल परफॉर्मेंस आ गई, तो फिर मॉडल नहीं लगा सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि आई कुड रन 10 किलोमीटर्स यस्टरडे, नहीं।
क्योंकि वहां पे परफॉर्मेंस इन्वॉल्व है, तो हमें कहना चाहिए आई वॉज एबल टू रन 10 किलोमीटर्स यस्टरडे, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। तो जो हैकर्स थे उन्होंने तो एक्शन किया है कुछ, भाई उनकी एबिलिटी थी, सही बात है। तो हम ये नहीं कह सकते द हैकर्स कुड गेन एक्सेस, वो फिर गलत हो जाएगा फॉर्मल इंग्लिश में। हालांकि इनफॉर्मल इंग्लिश में अगर आप एआई वगैरह से पूछोगे या डिक्शनरी में चेक करोगे तो आपको ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फॉर्मल इंग्लिश में नहीं चलता। इसीलिए आपने एक चीज और देखी होगी कि जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में हम पाते हैं कि हैड मतलब मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं। मस्ट को हैड टू में चेंज करने का कारण क्या है? मस्ट दो काम करता है, पहला मस्ट दिखाता है ऑब्लिगेशन, दूसरा मस्ट दिखाता है अजम्पशन। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? मैंने कहा यू मस्ट डू इट, आपको ये करना पड़ेगा, मजबूरी है, यू मस्ट डू इट, आपको ये करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन। दूसरा शी मस्ट बी स्लीपिंग, ये मेरी अजम्पशन है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अजम्पशन है। जब किसी चीज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है उसको अजम्पशन कह देते हैं, पक्का वो सो रही होगी। आई एम नॉट सेइंग कि उसको सोना पड़ेगा, नहीं, मजबूरी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। अब बात क्या है कि जब बात अजम्पशन की होगी तो पास्ट में भी वो अजम्पशन ही रह जाएगा। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन क्योंकि पास्ट का अजम्पशन होगा तो परफेक्ट मॉडल आ जाएगा। शी मस्ट हैव बीन एब्सेंट यस्टरडे, पक्का कल एब्सेंट रही होगी, मेरी अजम्पशन है, बेशक पास्ट की है। शी मस्ट हैव बीन एब्सेंट यस्टरडे, पक्का अजम्पशन है। लेकिन अगर पास्ट का ऑब्लिगेशन आ जाए कि कल उसको ये काम करना पड़ा यानी कि काम तो कर दिया, काम कर दिया यानी कि एक्शन हो गया। अगर एक्शन हो गया तो रियल एक्शन को दिखाने के लिए मॉडल नहीं लगाएंगे, तो फिर हम क्या लिखते हैं? शी हैड टू डू इट यस्टरडे, शी हैड टू डू इट, उसको करना पड़ा। इसीलिए आपको लोग अक्सर करके रट्टा मरवाते होंगे कि देखो जी ये जो मॉडल होते हैं मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लॉजिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत डिटेल में जा सकूं, और क्लोज टेस्ट अभी पढ़ा रहा हूं, तो ग्रामर के मैंने आज काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करें। हम रीडिंग बूस्टर में भी इसी तरीके से पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, तो आपको और डिटेल्ड ऐसे पैसेजेस पढ़ने हैं ना तो रीडिंग बूस्टर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरी मैराथन्स आने वाली हैं, क्लोज टेस्ट की, पीक्यूआरएस की और फ्रेजल वर्क की, सारी मैराथन्स देखना। जब जब आप मेरी क्लास देखोगे तो मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि यू विल लर्न, आप सीखोगे, समझोगे। बिकॉज मैं रोट लर्निंग में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं वर्बली आपको यहाँ खड़े खड़े इतनी सारी ग्रामर की चीजें बता सकता हूँ, इतने न्यूएंसेस ग्रामर के बता सकता हूँ कि आप एकदम अमेज्ड रह जाओगे कि इतना किसी को कैसे पता है। बट मैं अपनी नॉलेज झाड़ने नहीं आया ना मेरे भाई, मैं आपको जो रूल्स आप रट्टा मारते हैं मैं चाहता हूं कि उनको आप लॉजिकली समझ पाएं, ठीक है, वही मैं करने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, आ जाइए। सो द हैकर्स आपका क्या आ जाएगा? वर एबल टू। मान लीजिए यहाँ पे कुड का ऑप्शन होता और एबल टू ना होता तो वो मार्क नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक रियल एक्शन है, परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो वर एबल टू क्या? गेन एक्सेस, एक्सेस आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, पहुंच, ठीक है, इसीलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। और किस चीज की एक्सेस ले पा रहे थे? तो एक्सेस टू समथिंग होता है, अ नंबर ऑफ यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, तो मैनी यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज, क्योंकि इसके साथ प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। एंड मेजर कॉर्पोरेशंस, और कई सारे कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस। द अटैक इज कंसिडर्ड, इस अटैक को कंसिडर किया जाता है, तो इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या कंसिडर करा जा रहा है? टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइबर डैश। जैसे देखेंगे वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है सामान्यतः प्लूरल फॉर्म में आता है, एडजेक्टिव सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री में आता है, आर्टिकल आपका द आता है, द आ गया, सुपरलेटिव आ गया, साइबर आगे नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए, असॉल्ट आपका सिंगुलर है, हॉस्टिलिटी सिंगुलर है, वॉर आपका सिंगुलर है, सो अटैक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अटैक्स इन हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइबर अटैक्स माना गया इसको, ठीक है। आगे देखेंगे द न्यू सैंक्शंस, ये जो नए सैंक्शंस हैं आर पार्ट ऑफ, ध्यान देंगे पार्ट के आगे जनरली आर्टिकल नहीं लगाते बिकॉज ये हिस्सा है। सामान्यतः पार्ट के पहले आर्टिकल हम तब लगा पाते हैं जब पार्ट ना ऐसे डेफिनेट पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के 4 पार्ट हैं, 4 में से एक मेरे पास है, मैं कहूंगा इट इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, ठीक है, क्योंकि उसका एक हिस्सा है 4 में से। बट मैं ये कहूं कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं, टीम तो बहुत बड़ी हो सकती है, समझ रहे हो, मैं अपने परिवार का हिस्सा हूं, परिवार का कौन सा हिस्सा हूं? एक हिस्सा हूं, 4 हिस्सा हूं, 5 हिस्सा हूं, 1/5 हूं, नहीं पता, नहीं पता, तो पार्ट के साथ में कोई भी आर्टिकल आपका नहीं आता है। तो पार्ट के साथ कब आर्टिकल आता है कब नहीं, आप इसको समझ सकते हैं, बाकी कभी डिटेल वीडियो बना के समझा देंगे, ठीक है। तो ये जो सैंक्शंस है वो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा ये नहीं कह रहे हम, ठीक है, किसका हिस्सा है? ऑफ अ ब्रॉडर एफर्ट, एक बड़े एफर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा एफर्ट ये है उससे भी बड़े एफर्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव डिग्री आ रखा है। ऑलरेडी ये सैंक्शंस बड़े, इससे भी बड़ी एक चीज है उसका ये हिस्सा है। तो ब्रॉडर एफर्ट किसके द्वारा? ये एफर्ट बाय द यूएस गवर्नमेंट। क्यों ऐसे एफर्ट करे जा रहे हैं? पर्पस क्या है इनका? तो टू होल्ड, जिससे कि वो होल्ड कर पाए किसको? रसिया को। रसिया को क्या होल्ड करना हो? रसिया को पकड़ने का सेंस है या रसिया को कुछ बनाना है? होल्ड समबडी मतलब अकाउंटेबल,
जब हम किसी को अकाउंटेबल ठहराते हैं इसका मतलब है हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट नहीं होगा, काउंटर बैलेंस नहीं होगा, अकाउंटेबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकाउंटेड नहीं होगा, ठीक है। तो अकाउंटेबल किस चीज के लिए, तो अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस, उसके एक्शंस के लिए, ठीक है। द यूएस यानी कि यही यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मली आप पाओगे कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल द नहीं आता है, जैसे इंडिया के साथ नहीं आएगा, कनाडा के साथ नहीं आएगा, लेकिन जितनी ऐसी कंट्रीज होती हैं या तो प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे द नीदरलैंड्स लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आपका द मालदीव्स लिख देते हैं, जो प्लूरल फॉर्म में जिनके नाम लिखे जाते हैं, या फिर ऐसी कंट्रीज जिनके नाम में रिपब्लिक, यूनाइटेड और ऐसी चीजें शॉर्ट में कहें तो जिनके शॉर्ट फॉर्म्स पॉसिबल हैं, जैसे कि द यूएस, तो उनके साथ आर्टिकल द आ जाता है, तो द यूएस आ गया। अच्छा एक चीज और समझना, जितने ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, द एनसीसी, द WHO, द यूएन, इनके साथ भी आर्टिकल द आता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक्रोनिम बना देते हैं, यानी कि उसको एक वर्ड के रूप में पढ़ते हैं, जैसे यूनेस्को, आर्टिकल द नहीं आएगा, नासा, आर्टिकल द नहीं आएगा। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक्रोनिम बना दिया तो आर्टिकल द नहीं आता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो आर्टिकल द लिखते हैं, द एनसीसी, द यूएन, द WHO, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। हालांकि अगर यूनेस्को और इनकी फुल फॉर्म लिखते हैं तो आर्टिकल द आता है, लेकिन जब इसको एक्रोनिम पढ़ते हैं तो आर्टिकल द नहीं आता है। लेकिन अगर कंट्री का एक्रोनिम, अब कंट्री में भी क्या है, इसको यूएस पढ़ते हैं, इसको अस नहीं पढ़ते हैं, अस नहीं पढ़ते हैं इसीलिए द लगाएंगे, ठीक है। तो द यूएस हैज प्रीवियसली इम्पोज्ड, वो प्रीवियसली इम्पोज कर चुका है, तो हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बीच में प्रीवियसली आपका एडवर्ब आ गया, क्या इम्पोज कर चुका है, तो सैंक्शंस आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो आप कहोगे सर सैंक्शंस की हम बहुत देर से बात कर रहे हैं लेकिन आर्टिकल द नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, समझने का प्रयास करना। ये वो वाले सैंक्शंस नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो तो नए वाले सैंक्शंस हैं, उसके लिए हर जगह आर्टिकल द दिखेगा। यहाँ पे हम उन सैंक्शंस की बात कर रहे हैं जो पहले लगाए, नाउन सेम है लेकिन सेम थिंग को रेफर नहीं कर रहे हैं, वो सैंक्शंस अलग थे, ये सैंक्शंस अलग हैं, इसीलिए आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक है। और किस पे, ऑन रसिया, रसिया पे लगा चुका है, किस लिए, तो फॉर प्रेपोजिशन है, पर्पस बताने के लिए। इट्स एनेक्सेशन, एनेक्सेशन बेसिकली किसका, एनेक्स करने का मतलब है हड़पना किसी चीज को, और किस चीज को हड़का है, ऑफ क्रीमिया, क्रीमिया को हड़पा था, एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, और रसिया की इन्वॉल्वमेंट किसमें, इन दी कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है कहां पे, इन यूक्रेन, यूक्रेन में। तो ये आपका पूरा पैसेज था। क्लोज टेस्ट पढ़ाना कैसा लगा एक बार कमेंट करके सर दिल से बताइएगा कि आपको लगा कैसा। बाकी अगर आपको लगता है ना कि आप बढ़िया से इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, सारी चीजें करना चाहते हो, ये वर्ड्स मैंने सारे समझा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हमारा इंग्लिश स्पेशल VOD बैच चेकआउट कर सकते हो। खतरनाक जबरदस्त बेहतरीन कंटेंट के साथ में 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। और इसमें आपको क्या मिलेगा, अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज सीट्स मिलेंगी, लेवल वाइज सीट्स मिलेंगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQs मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, प्री प्लस मेंस सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया बैच है, आप आंख बंद करके भरोसा करके ले सकते हैं। आपने टीचिंग स्टाइल मेरा देखा हुआ है कि कैसा है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि बुक से पढ़ें तो सर देखो वोकैबुलरी के लिए संजीवनी आपके पास होनी चाहिए, और ग्रामर के रिवीजन के लिए, ग्रामर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। अभी कल एक बच्चा आया था मध्य प्रदेश से, तो काफ़ी देर बैठा, तो उसने कहा कि सर मैं ना पहले इधर उधर भटकता रहता था, एक दिन मुझे आपकी रामबाण किताब दिखी, मुझे लगा कि यार ये किताब ठीक सी लग रही है। उन्होंने ऑफलाइन सेंटर पर जाके देखी थी, ऑफलाइन बुक स्टोर पर, कह रहे थे कि मेरे पास में पहले भी अलग अलग प्रकार की किताबें थी, वॉल्यूम ऊंचे नीचे जो हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो वैसी किताबें थी, लेकिन कहा कि जब मैंने दुकान पे आपकी किताब को देखा और उसमें जो बेसिक्स वाला मैंने पार्ट देखा, मुझे देखते ही फील आया कि ये वो किताब है जो मुझे सच में पढ़नी चाहिए। कहा मैंने तुरंत किताब ली, मैंने फिर बेसिक्स पढ़े, और जब बेसिक्स वहां से पढ़े तो फिर मुझे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की मैंने वीडियो आपकी सर्च करी और वो मैंने देखी। कह रहा वो दिन है कि ये दिन है, मैं इंग्लिश पढ़ पढ़ के थक चुका था, 2 साल इधर उधर भटक भटक के, लेकिन नंबर कभी ना 15 क्रॉस नहीं कर पाया था। तब से और अब तक इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ कि आज मैं आसानी से 45 प्लस कभी भी लेके आ जाता हूँ। तो अल्टीमेटली मेहनत करिए, लेकिन ऐसा नहीं है उसने 6 महीने के अंदर ले आया कि 5 महीने के अंदर, मेहनत करिए। और भाई अगर आप भी करना चाहते हैं तो वैसे ही, तो उन्होंने फिर VOD बैच भी लिया। तो VOD बैच है, चाहे रामबाण किताब है, कुछ भी है, देखो मैं लॉजिकली और बढ़िया तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। आपने देखा पूरा जब तक मैंने मॉक टेस्ट पढ़ाया, नो एडवर्टीजमेंट्स, नो फालतू की बातें, ना इधर उधर की चर्चाएं, फोकस पढ़ाने पे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाया। तो अगर आपको लगता है तो आप ये किताबें भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारा कंटेंट और भी चाहिए होगा, फ्रेजल वर्ब की वीडियो जरूर देखना भाई। बाकी ये प्रशांत सोलंकी इंग्लिश हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी के अभी तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे बात करनी है तो भाई आपको मैं यहाँ अवेलेबल हूँगा, और व्हाट्सएप चैनल हमारा ये, इनको भी ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।